हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 का हिस्ट्री लेसन 1, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है ईंट एवं मन तथा अस्थियाँ, या इसी को सिंधु सभ्यता भी कह सकते हैं। ठीक है, ये जो चैप्टर है एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें हम कुल 44 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बेहद ज़रूरी है और यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला कहता है कि हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किस चीज़ की बनी होती थी। हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किस चीज़ की बनी होती थी? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सेल खड़ी, है ना। जो सेल खड़ी नामक पत्थर था, यह एक प्रकार का मुलायम पत्थर था। क्या था? मुलायम पत्थर। और इस मुलायम पत्थरों पर ही सिंधु सभ्यता की सारी मुहरें देखी गई है, यानी सेल खड़ी नामक पत्थरों पर ही यहाँ की मुहरें बनाई जाती थी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि बनवाली किस राज्य में स्थित है? बनवाली शहर किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा, है ना। बनवाली शहर जो था हरियाणा में स्थित था। और उसके अलावा यहाँ पे एक और शहर है राखीगढ़ी। जो राखीगढ़ी था यह भी जो था हरियाणा में ही स्थित था। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, भोगवा। ठीक है, जो लोथल शहर था भोगवा नदी के किनारे स्थित था, यानी भोगवा नदी के तट पर स्थित था। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि सिंधु घाटी के निवासी को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सिंधु घाटी के निवासी को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा, है ना। लोहा का ज्ञान इन्हें नहीं था। बाकी सोना का ज्ञान था, चांदी का ज्ञान था और तांबा का ज्ञान था, लेकिन लोहा का ज्ञान नहीं था। ठीक है, लोहा का खोज हुआ था वैदिक सभ्यता में। कब हुआ था? वैदिक सभ्यता में हुआ था। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कांसा युग की सभ्यता। ठीक है, और वैदिक सभ्यता को कहता है लौह युग की सभ्यता, है ना। लेकिन हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि हड़प्पा संस्कृति आधारित थी, यानी हड़प्पा संस्कृति किस चीज़ पर आधारित थी? इसका मुख्य पेशा क्या था? तो याद रखना, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यापार, है ना। यानी यहाँ के लोग का मुख्य व्यवसाय व्यापार करना था, है ना। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे, यानी यहाँ के लोग किस चीज़ की उपासना करते थे? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मातृ देवी, यानी यहाँ के लोग मातृ देवी की मूर्ति की उपासना करते थे। ठीक है, चलिए देखते हैं 8 कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शहरी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता एक प्रकार की शहरी सभ्यता थी। ठीक है, इससे पहले विश्व में कभी भी शहरी सभ्यता नहीं देखा गया था। ठीक है ना, जो हड़प्पा सभ्यता विश्व की सबसे बड़ी शहरी सभ्यता थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता विश्व की सबसे बड़ी शहरी सभ्यता थी। ठीक है, शहरी सभ्यता को ही नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है, यानी हड़प्पा सभ्यता एक प्रकार की नगरीय सभ्यता भी थी और या शहरी सभ्यता भी थी। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो, है ना। यानी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो ही था। मोहनजोदड़ो जो था यह पाकिस्तान में स्थित था। कहाँ था? पाकिस्तान। ठीक है, उसके अलावा हड़प्पा भी जो था पाकिस्तान में स्थित था। ठीक है, आधा यहाँ पे से होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, दयाराम साहनी, है ना। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी 1921 ईस्वी में, है ना। और दयाराम साहनी ने ही हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहला स्थल हड़प्पा की खुदाई की। किसका? हड़प्पा, है ना। यानी हड़प्पा सभ्यता का सबसे पुराना स्थल कौन सा था? हड़प्पा। और इसी की खुदाई किया था दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 11 कहता है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, रावी नदी,
यानी जो हड़प्पा था रावी नदी के तट पर स्थित था। और जो मोहनजोदड़ो था, कौन था? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित था। कहाँ था? सिंधु नदी के तट पर स्थित था मोहनजोदड़ो, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 12 कहता है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नगर योजना व वास्तुकला। यानी यहाँ का जो नगर योजना था बहुत ज़्यादा बेहद खूबसूरत था, ठीक है। यहाँ की जो सड़कें होती थी चौड़ी होती थी, ठीक है। उसके अलावा सड़क के किनारे किनारे नालियाँ होती थी, ठीक है। नालियाँ गहरी होती थी और अंदर में पक्की ईंट का प्रयोग किया जाता था और ऊपर से ढांका जाता था और ऊपर से पेंट भी किया जाता था, ठीक है। और यहाँ की जो नालियों का जो जल होता था शहर के बाहर जाकर के गिरती थी, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 13 कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, नगर पालिका था। कैसा था? नगर पालिका था। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 14 कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। यानी यहाँ पे विदेशी आक्रमण हुआ था। यानी कुछ इतिहासकार कहते हैं कि विदेशी आक्रमण के कारण यानी आर्य लोग इस पर आक्रमण किया था, तभी क्या हुआ, इसका पतन हो गया। या फिर प्राकृतिक कारण यानी जलवायु परिवर्तन हुआ था। जलवायु परिवर्तन ये सब प्राकृतिक आपदा, ठीक है। जलवायु परिवर्तन या बाढ़, है ना, ये सब प्रकृति के द्वारा आता है ना, तो इसी को बोलते हैं प्राकृतिक कारण या फिर मानवीय कारण। यानी मानवीय भूल से भी क्या होता है, यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया है। जैसे मानवीय कारण में जैसे कि मानव नहीं इस पर आक्रमण किया होगा, है ना। तो बस यानी ए बी सी तीनों, है ना, यानी उपयुक्त सभी। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 15 कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता है। यानी हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हड़प्पा, है ना। यानी हड़प्पा एक ऐसा शहर है जहाँ पर जो यहाँ की जो मृदा बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ है, बेहद ज़्यादा उपजाऊ है, ठीक है। और इतना उपजाऊ है कि यहाँ पे फसल का उत्पादन बहुत ही अच्छा होता है ना। तो इसीलिए इसको बोलते हैं स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता है ना। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 16, ठीक है। प्रश्न संख्या 16 कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? सिंधु सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा, है ना। हड़प्पा की खुदाई हुआ था 1921 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो दयाराम साहनी के द्वारा, है ना। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 17, ठीक है। 17 कहता है कि सिंधु सभ्यता में गोदीबारा का प्रमाण कहाँ से मिला है? सिंधु सभ्यता में गोदीबारा का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, लोथल, है ना। लोथल कहाँ है? तो गुजरात में। लोथल कहाँ था? गुजरात में, है ना। और लोथल में ही क्या मिला था? बंदरगाह मिला था, बहुत ही बड़ा बंदरगाह मिला था, है ना। बंदरगाह मिला था, कहाँ मिला था? लोथल में, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 18 कहता है कि किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं, सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन 19 कहता है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। यानी मोहनजोदड़ो का उत्खनन कौन किया था? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, R.D. बनर्जी। यानी इसको बोलते R.D. बनर्जी। आर से क्या होगा? राखल दास बनर्जी। आर से होगा राखल, क्या होगा? राखल। डी से होगा दास, क्या होगा? दास। और बी बनर्जी से बनर्जी, है ना। यानी ऑप्शन में आएगा R.D. बनर्जी। तो घबराना नहीं है, इन्हीं को बोलते हैं राखल दास बनर्जी, है ना। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 20 कहता है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु नदी, है ना। अभी इससे पहले भी बता चुके हैं कि मोहनजोदड़ो जो था सिंधु नदी के किनारे स्थित था, है ना। सिंधु नदी के किनारे स्थित था, यानी इसी के पास बसा हुआ था, है ना। रावी नदी के किनारे कौन स्थित है? तो हड़प्पा। कौन है? हड़प्पा, है ना। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 21
21 कहता है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंधी। याद रखना, ठीक है। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है, ठीक है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, तो मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 22 कहता है कि लोथल कहाँ स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में, है ना। लोथल कहाँ स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 23 कहता है कि प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया था। प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया था। ऑप्शन में साहित्य स्रोतों के आधार पर, विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर, पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर, उपयुक्त के आधार पर, यानी उपयुक्त सभी के आधार पर। तो इसमें ऑप्शन होगा डी नंबर सही होगा। यानी किसी भी इतिहास को हम लोग पता करने के लिए 3 चीज़ का स्रोत लेते हैं। जैसे साहित्य कहने का मतलब कोई जो दार्शनिक है, कौन है, दार्शनिक के जो अपना बुक लिखते हैं उसके द्वारा भी पता चलता है। उसके अलावा विदेशी आक्रमण, जो भारत में विदेशी लोग घूमने आए होंगे वो बताए होंगे इसके बारे में, या फिर पुरातात्विक अवशेष जो पृथ्वी के अंदर खुदाई के दौरान जो मिला होगा उसके अवशेष से पता चलता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा। यानी तीनों के द्वारा प्राचीन इतिहास की जानकारी हमें मिलती है, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 24 कहता है कि कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है। कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान, है ना। बनवाली कहाँ है, तो हरियाणा में, ठीक है। और लोथल कहाँ है, तो गुजरात में। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 25 कहता है कि गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है। गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु घाटी सभ्यता में, है ना। यानी यहीं पे ना जो नाली के अंदर से शहर से बाहर गंदे पानी को निकाला जाता था। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 26 कहता है कि कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित था। कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित था। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सरस्वती। कौन होगा, सरस्वती, है ना। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 27 कहता है कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, है ना, लोथल जो था यहाँ पे बंदरगाह था, क्या था, हमको बंदरगाह मिला था, है ना। और लोथल कहाँ है, तो गुजरात में। कहाँ है, गुजरात में, ठीक। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 28 कहता है कि सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो से, है ना। मोहनजोदड़ो से नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति मिली, नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति मिली है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 29, ठीक है। 29 कहता है कि सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था। सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, चीन, है ना। चीन से इसका व्यापार नहीं होता था, लेकिन मेसोपोटामिया के साथ होता था, ईरान के साथ होता था और अफगानिस्तान के साथ भी इसका व्यापार होता था। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 30 कहता है कि सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे। सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पशुपति शिव। यहाँ पे महादेव लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, पशुपति शिव की मूर्ति मिली, ठीक है। यहाँ पे एक बात और याद रखिएगा, जो पशुपति शिव है यहाँ पे बहुत सारे जानवर मिले, ठीक है, लेकिन यहाँ पे शेर नहीं मिले। क्या नहीं मिले, शेर नहीं मिले। एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो पशुपति शिव की मूर्ति मिला था उनके पास में कौन सा जानवर नहीं था। तो शेर नहीं था, लेकिन बाघ था, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 31 कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहनजोदड़ो, है ना। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था, सबसे
12 शहर था। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 32। ठीक है, 32 कहता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 33। 33 कहता है कि सिंधु सभ्यता के समाज का स्वरूप था, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का समाज का स्वरूप कैसा था, मातृ सत्तात्मक या पितृ सत्तात्मक या दोनों, या दोनों में से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मातृ सत्तात्मक, है ना। यानी यहाँ का समाज कैसा था, तो मातृ सत्तात्मक था। ठीक, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 34। 34 कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, चीन की सभ्यता। लेकिन मेसोपोटामिया के समकालीन था। मेसोपोटामिया इसके समकालीन था। ठीक है, उसके अलावा मिस्र की सभ्यता, इन दोनों के समकालीन था। ठीक है, क्रीट की सभ्यता के समकालीन था, लेकिन चीन की सभ्यता के समकालीन नहीं था। ये क्वेश्चन को याद रखिएगा। ठीक है, एग्जाम में आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन कौन सा सभ्यता नहीं था, तो चीन की सभ्यता। प्रश्न संख्या 35 कहता है कि सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, त्रिभुजा आकार, है ना। इसके सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे उत्तर में मिला था मांडा, क्या मिला था, मांडा मिला था। सबसे दक्षिण में मिला था दैमाबाद, क्या मिला था, दैमाबाद। ठीक है, और सबसे पूर्व में मिला था आलमगीरपुर, यूपी में, कहाँ, यूपी में आलमगीरपुर। ठीक है, और सबसे पश्चिम में था सुख्ता गेंडोर, क्या मिला था, सुख्ता गेंडोर, है ना। ये पड़ता है पाकिस्तान में, मांडा पड़ता है जम्मू कश्मीर, आलमगीरपुर पड़ता है यूपी में, और दैमाबाद पड़ता है कहाँ पर, तो महाराष्ट्र में। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। 36 कहता है कि किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया था। किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया था। किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया था। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, रोपर में, है ना। रोपर में ही देखा गया कि यहाँ पर महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया था। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 37। 37 कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो, है ना। मोहनजोदड़ो से मिला है हमको अन्नागार, विशाल अन्नागार, क्या मिला है, विशाल अन्नागार मिला है, क्या मिला है, अन्नागार। विशाल अन्नागार कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो में। और विशाल स्नानागार भी कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो में। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 38 कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन थी। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, है ना। यानी इन दोनों शहर को जुड़वा राजधानी कहा जाता है ना। हड़प्पा की खुदाई कब हुआ था, 1921 ईस्वी में। किसने किया, दयाराम साहनी। कौन किया, दयाराम साहनी जी ने किया। और मोहनजोदड़ो का खुदाई 1922 ईस्वी में किसने किया, तो राखलदास बनर्जी, यानी आर डी बनर्जी। ठीक है ना। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 39 कहता है कि राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले हैं। राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले हैं। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1922 ईस्वी में, है ना। यानी 1922 ईस्वी में ही मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी। और खुदाई कौन किए थे, तो राखलदास बनर्जी। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 40 कहता है कि हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगा, है ना। एक बात और, यहाँ पे एक मृदा के हल मिले हैं, मृदा का हल मिला है, कहाँ से मिला है, तो याद रखिएगा बनवाली से। कहाँ से, बनवाली, यानी बनवाली से हमें क्या मिला है, मृदा के हल मिले। ठीक है, और याद रखिएगा कालीबंगा का अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी। क्या होता है, काली मिट्टी की चूड़ी, है ना। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 41 कहता है
कि पशुपति महादेव की मुहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया है। अभी कुछ मैं पहले बताया था ना आपको कि पशुपति महादेव की मुहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया जाता है, तो शेर है ना। शेर नहीं पाया जाता है, लेकिन हाथी मिलता है, बाघ मिलता है और भैंस भी मिलता है। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 42। ठीक है, 42 कहता है कि किस स्थान में शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लोथल, है ना। यानी लोथल एक ऐसा शहर था जहाँ पे शतरंज का साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, एक बात और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि शतरंज का आविष्कार भारत से ही हुआ है ना। देखिए सिंधु सभ्यता के लोगों का मनोरंजन कैसे करते थे, तो शतरंज खेल करके, या तो जुआ खेलते थे। क्या खेलते थे? जुआ खेलते थे, या फिर शिकार करते थे। यानी इन सब चीज़ों से अपना ये मनोरंजन किया करते थे। अब आपका प्रश्न संख्या 43 कहता है कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था। यानी दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा, है ना। यानी हड़प्पा की खुदाई 1921 ईस्वी में करवाए थे दयाराम साहनी ने। ठीक है, अब प्रश्न संख्या लास्ट 44 कहता है कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, राखालदास बनर्जी, है ना। राखालदास बनर्जी ने ही 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खुदाई की थी। हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी, तो इस तरीक़े से मेरा ये सेशन ख़त्म हो गया। आप लोग ज़रूर बताएंगे कि यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, और अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय।